कल मैंने आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले बताए थे इंटीग्रेशन में जो यूज करने हैं आपको, और आपने उन फॉर्मूलों को नोट कर लिया था और कुछ क्वेश्चन किए थे इनडेफिनिट इंटीग्रल, है ना, इनडेफिनिट इंटीग्रल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यू डोंट नीड टू अप्लाई द लिमिट, मींस आपको ये पता नहीं होता है कि आपको इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, ठीक है ना, बस आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इनडेफिनिट की ही बातें कर रहे थे हम लोग पिछली क्लास में, ठीक है। उन्हीं के क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अब डेफिनिट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, डेफिनिट पे आने से पहले एक और चीज आपको मुझे बतानी थी, दैट वाज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है बेटा, जैसे कल किसी ने मुझसे पूछा था कि सर जो कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड क्यों करते हैं, है ना। तो चलो बेटा, आपका जवाब मिलेगा इसमें, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक बात याद रखना कि आपने डिफरेंशिएशन में जो चेन रूल पढ़ा है, दैट चेन रूल will not be applicable in the method of integrations. इंटीग्रेशन में आप कभी भी चेन रूल को अप्लाई नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पर वो अप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ पर जो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बताया गया है वही फॉर्मूला आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। अगर उस फॉर्मूले के फॉर्म में आपको नहीं मिलता है तो यू हैव टू यूज योर डिफरेंट मैथमेटिकल टेक्निक्स, और उन टेक्निक्स की हेल्प से आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा जिससे कि वो इंटीग्रेट किया जा सके, जिससे कि आप उसके फॉर्मूले को अप्लाई कर पाए, ठीक है बेटा। तो चलिए, उसी उन्हीं मेथड में से एक ये भी मेथड है, मतलब कभी कभी जब आपको ऐसी फंक्शन मिल जाएंगे जिसका फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपने उसका फॉर्मूला नहीं पढ़ा है और आपको उसको इंटीग्रेट करना है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए ही हमारे पास ये एक मेथड होता है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब देखो, कुछ मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में मैं यहाँ पर लिखूंगा, देख के डरने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा जब मैं समझाऊंगा। मान लो अगर आपको किसी एक फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, कुछ इस तरह का है, f डैश x अपॉन f ऑफ x इंटू dx। अगर आपको इस तरह का इंटीग्रेशन मिल जाए बेटा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे डिनोमिनेटर में हमें एक फंक्शन गिवन होगा और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें ऊपर गिवन होगा, या फिर ऐसा मिल जाए बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x इंटू f ऑफ x, इस तरह से मिल जाए, मतलब कोई फंक्शन में उसी का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड भी है, ठीक है ना। अगर इस तरह के फंक्शन मिल जाते हैं देन हम क्या करते हैं बेटा, पुट f ऑफ x इज इक्वल्स टू t। तब आपको ये जो फंक्शन जिसको आपको इंटीग्रेट करना होता है उसको आप t एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम करेंगे? t, ठीक है। और t एज्यूम करने के बाद आप यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट dt, ठीक है, एंड पुट इन द इक्वेशन। ये पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, जो आप इंटीग्रेट कर सकते हो, पुट इन द इक्वेशन, ठीक है बेटा। दिस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा वहां पर अप्लाई होता है जहां पर आपको किसी फंक्शन के साथ उसका डिफरेंशिएशन भी साथ में मल्टीप्लाइड हो, ठीक है बेटा। इसकी बात इस तरह से होती है। अभी हम बताते हैं आपको, ओके, देयर आर समवन हु इज इन वेटिंग रूम, चलो ठीक है, कोई, ओके। तो इसका मतलब समझ आया बेटा, जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को आप कैसे अप्लाई करोगे, जब आपको f डैश x अपॉन fx मिला होगा या फिर f डैश x इनटू f ऑफ x टाइप का फंक्शन मिलेगा तब, ठीक है। इन दैट केस यू विल अप्लाई दिस, इन दैट केस यू विल अप्लाई दिस, ठीक है। आप ये 2 पॉइंट नोट कर लीजिए। थोड़ा सा अभी अजीब लग रहा होगा, लेकिन अभी जैसे हम इस तरह क्वेश्चन लेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा हाँ मैंने कौन सी कहानी आपको सुनाई, ठीक है। नोट कर लिया आपने? स्वीट।
डन, ओके बेटा, चलो ठीक है। अब चलिए ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसको जरा कुछ क्वेश्चन लेकर के समझते हैं कि मतलब क्या है भाई इस चीज का, कैसे करना होता है इसे, है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ बेटा। मैं मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन लूंगा जो आपको फिजिक्स में ज्यादातर मिलते हैं। मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन बहुत कम ही लूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं लूंगा, लेकिन कम लूंगा, ठीक है। मान लीजिए आपको यहाँ पर मिलता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2y dy। हाउ टू इंटीग्रेट दिस, आप इसको इंटीग्रेट कैसे करें, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो अंडर रूट के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर जो लिखा हुआ है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दो तो डिफरेंशिएट करने पर आपको क्या मिलेगा बेटा। अगर आपने इसको डिफरेंशिएट किया जो इस रूट के अंदर आप सबने पढ़ा है, डिफरेंशिएट करने पर आपको ये मिलेगा माइनस का 2y। डिफरेंशिएशन सबने पढ़ रखा है, बोलो यही मिलेगा, माइनस का 2y। अगर हम 1 माइनस वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अब देखो दिमाग में ये बात रहनी चाहिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है dy, मतलब y के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसको x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करने लग जाओ, ठीक है ना। अगर y दिया है तो y के रिस्पेक्ट में ही आप इसको डिफरेंशिएट करोगे। 1 माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2y है, विच इज मल्टीप्लाइड हियर। देखो इसके साथ ये 2y मल्टीप्लाई किया गया है ना। इट मींस दैट वी कैन यूज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हियर। हम यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे बेटा, पुट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। अच्छा, मैंने 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी क्यों पुट किया, पूरे अंडर रूट को क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि मुझे पता है कि टी की पावर समथिंग होगा तो x टू द पावर n जो है अप्लाई कर पाएंगे हम लोग, ठीक है ना। लेकिन अगर हम अंडर रूट यहाँ पर पुट कर देते, जरा सोचो, अगर मैं यहाँ पर पुट करता अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको टी पुट करता, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करते बेटा आपको क्या मिलता। आप यहाँ चेन रूल लगाते, डिफरेंशिएशन में तो चेन रूल लगता ही है, तो ये मिलता 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस 2y। देखो डिफरेंशिएट करने से भी कोई फायदा नहीं, ये वाला फंक्शन आपको वापस वैसे के वैसे मिल जाएगा, तो प्रॉब्लम तो बनी रहेगी। दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं बेटा, तो इसके अंदर है ना 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसी को टी पुट कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट करेक्ट, ये हमारे लिए बेटर होगा, हमारे लिए कन्वीनियंट होगा। हमने इसको टी पुट किया, नाउ डिफरेंशिएट, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1 का 0 माइनस का 2y। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है या अपनी कॉपी में नहीं लिखना होता है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया ना, ये कि मैं मुझे कैसे पता चला कि इसको टी पुट करना। अब यहाँ से ये स्टेप्स आपके शुरू होते हैं इसके सोल्यूशन के। क्या करोगे बेटा, 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी है, आपने इसको डिफरेंशिएट किया, आपको मिल गया माइनस 2y। अब y को डिफरेंशिएट कर रहे हो, यहाँ लिख दो dy। एक्सप्लिट फंक्शन की बात हो रही है, इसको बोलते हैं बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन। मतलब हर किसी को डिफरेंशिएट कर दो, साथ में उसका d साथ में लिख दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। 0 माइनस 2y dy इज इक्वल्स टू dt, t का डिफरेंशिएशन हो गया dt। आप इसको ऐसे समझ सकते हो या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, 1 का हो गया 0, t के रिस्पेक्ट में करना है इसको डिफरेंशिएट, तो 2y dy by dt इज इक्वल्स टू 1। तो अगेन आपको क्या मिलेगा, माइनस 2y dy इज इक्वल्स टू dt। तो चाहे ऐसे समझ लो बेटा, चाहे ऐसे समझ लो कि आप एक लाइन से ही सबको डिफरेंशिएट करते चलो, बस उसके साथ dt, y है तो dy, t है तो dt, ऐसे मल्टीप्लाई करते चलो, ठीक है। अभी तक जितनी बातें मैंने बताई आपको समझ में आई? यस सर। कहीं कोई समस्या हो बेटा बोल देना। अब देखो आपको यहाँ पर क्या मिल गया, आपको यहाँ पर मिल गया माइनस 2y dy इक्वल्स टू dt। अब देखो आपके क्वेश्चन में ये वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, आपके क्वेश्चन में ये वैल्यू यहाँ पर लिखी है, क्या लिखी है, 2y dy। तो यहाँ से देखो 2y dy की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस का dt मिल गया। 2y dy कितना मिल गया बेटा, माइनस का dt, ठीक है। अब अगर ये माइनस का dt मिल रहा है तो नाउ सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिखा आपने, टी लिखा, चलो 2y dy को क्या लिखोगे बेटा, माइनस dt, तो यहाँ पर लिखो dt और इसको ले लो बाहर, हो गया सब्स्टिट्यूट। अब अंडर रूट टी को क्या करोगे बेटा, अंडर रूट टी को आप लिखोगे टी की पावर 1/2 dt, ठीक। अब फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है बेटा, क्या पढ़ा हुआ है, x की पावर n का फॉर्मूला था x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1,
ठीक है ना, प्लस सी जन्म सिद्ध अधिकार है, आएगा ही आएगा जब तक आपका लिमिट नहीं लगा हुआ, तो प्लस सी लगाना जरूरी है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये क्या हुआ बेटा, अभी ये हुआ माइनस का टी की पावर 3/2, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा 3/2। उल्टा होकर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में, तो आई होप बेटा आप समझ जाओगे 2/3 टाइम्स ऑफ टी टू द पावर 2/3 प्लस सी। एंड द फाइनल स्टेप नाउ, पुट द वैल्यू ऑफ टी, 2/3, और टी की वैल्यू कितनी है बेटा, टी की वैल्यू है 1 माइनस वाई स्क्वायर टू द पावर 2/3 प्लस सी। दिस इज द आंसर। बोले इसमें ऐसा कौन सा स्टेप है जो आपको नहीं समझ में आया? ये dt माइनस कैसे आया? बेटा यहाँ पर देखो 1 माइनस वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो तो ये माइनस लगा है, तो माइनस तो लगा ही जाएगा ना। माइनस 2y dy क्या है, dt है, तो 2y dy क्या हो जाएगा, माइनस dt हो जाएगा। डिफरेंशिएशन आता है ना। समझ आया बेटा राहुल? समझ आ गया? सर लास्ट का रिपीट कर दो, मेरा नेट थोड़ा सा खराब है। ओके, तो 2y जो है 2y dy माइनस dt आएगा बेटा, बिकॉज ऑफ द डिफरेंशिएशन, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है ना। सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, t की पावर 1/2 dt आ गया, t की पावर 1/2 dt का जो डिफरेंशियल सॉरी इंटीग्रेशन आएगा बेटा t की पावर 1/2 प्लस 1, ये वाली ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा था ना, ये स्टेटमेंट यहाँ पर ये भी नहीं, ठीक है। तो अब इसका देखो क्या होगा, टी टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, जब आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया बेटा, आपको क्या मिल गया, माइनस का 2/3 टी टू दी पावर 2/3 प्लस सी, माइनस का 2/3 1 माइनस वाई स्क्वायर, टी की वैल्यू पुट कर दिया और सॉल्व कर लिया। ओके सर। आ गया सब कुछ समझ? यस अपने दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रखना है, फर्स्ट क्लास से मैं आपको बोलता आ रहा हूँ बेटा, और बिल्कुल भी मत रखना, क्योंकि ये चीजें आपको बार बार नहीं पढ़ाई जाएंगी। एक बार अगर हम फिजिक्स में चले गए तो वापस मैथ में नहीं आ पाएंगे, ठीक है ना, इसलिए क्लियर सर करते हुए। हाँ बेटा, सर ये वाला स्टेप से समझने ऐसे माइनस सर रूट टी dt वाला। ये वाला यस सर। हम जो मेथड की बात कर रहे हैं उस मेथड का नाम क्या है बेटा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यस सर। मतलब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। हमने क्या एज्यूम किया, हमने एज्यूम किया 1 माइनस वाई स्क्वायर को टी, तो अगर 1 माइनस वाई स्क्वायर को टी हमने माना, तो अंडर रूट के अंदर जो 1 माइनस वाई स्क्वायर था उसको टी लिख दिया है, यस सर। और इसको डिफरेंशिएट करके चेक किया 2y dy जो है dt आ रहा है, क्योंकि अगर ये t का फंक्शन है तो यहाँ पर dt होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन होगा। यस तो सर। 2y dy क्या था, माइनस dt, हमने यहाँ पर उठाया, इसकी जगह पुट कर दिया इसको, यस सर आ गया। ठीक है। चलो नाउ इट्स योर टर्न, अब आपका टर्न है बेटा। एक क्वेश्चन आपके लिए, ट्राई करिए आराम से, जितना आपको समझ में आए उसके अकॉर्डिंग आप उसको ट्राई करिए, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 2z, मैं हमेशा इसको अलग अलग लेकर चल रहा हूं बेटा, नहीं तो आपकी आदत x x की बढ़ जाती है, तो फिर आगे चल के दिक्कत होती है। तो अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, मतलब आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि केवल x ही वेरिएबल नहीं होता है, देयर कैन बी मोर वेरिएबल आल्सो, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा आपको?
सॉल्व कर रहे हो ना, बैठे बैठे मजे मत लेना, सॉल्व करते रहना। एक हमारे मोहल्ले में पानी की पाइप क्या टूट गई, सुबह से खटपट किए पड़े। आया भाई, मतलब कर रहे हो ना? हमको नया है। आज आदित्य आएगा नहीं क्योंकि उसका आज बायो का टेस्ट है किसी का। देवांगी, देवांगी बेटा आज आपकी पहली क्लास है। देवांगी, आपको मेरी आवाज आ रही? आप मैसेज भी कर सकते हो बेटा, अगर बोल ना पाओ तो। शिवांशी, शिवांशी, देवांगी, मैं आज आपको पहली बार देख रहा हूँ, आज पहले आपने कोई लेक्चर अटेम्प्ट किया हुआ है? Did anybody get the answer? मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही यार? तुम लोग इतना शांत बैठो, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे आ रही है। हो। ओके फाइन, श्योर। जब आंसर हो जाए बोलना डन या रेस थंब कर देना, मैं सॉल्व करूंगा, आप आंसर मैच कराना, फिर अगर कोई गलती निकलती है उसमें तो आप डिस्कस करना। लक्ष्य सॉल्व कर रहे हो? प्रियंका बेटा आप सॉल्व कर रहे हो ना? ओके, अक्षित ने और ईशान ने और निमिष ने आंसर दे दिया है। चलो ठीक है बेटा, इतना बड़ा बड़ा टाइप करने की जरूरत नहीं, जब आपका हो जाए बोलो सर डन, उसके बाद जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैच करा लेना। चलो बेटा सॉल्व कर, ठीक है। अब इसमें भी देखो क्या है, ये कुछ ऐसा मिल रहा है जो हमारे फॉर्मूले की लिस्ट में है ही नहीं। अगर ये हमारे फॉर्मूले की लिस्ट में नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब ट्राई करेंगे। ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं ना, मैथमेटिक्स वाले और भी मेथड पढ़ेंगे, बट फिजिक्स में मोस्टली यही आता है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही आता है मोस्टली, क्या यही ही आता है फिजिक्स के केस में टिल 12। तो देखो बेटा, यहाँ पर देखो क्या है, 1+z² है और अंडर रूट भी है। हम किसको टी पुट कर दे जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा? तो हमें ये यहाँ पर दिख रहा है कि अगर हम 1+z² को टी पुट कर देंगे तो हमें इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन नहीं है यहाँ पर, लेकिन लेकिन हमें ये मिल जाएगा, 1+z² को टी पुट करने पर ये हमें मिल जाएगा। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, ये हो गया 0, z² का हो गया 2z, और पार्शियल कर रहे हैं तो मतलब dz से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इक्वल्स टू t का हो गया 1, 1 का हो गया तो dt से और मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो बेटा क्या मिला आपको, 2z dz इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, ओके।
Now what? Now put the values in the given question, then your question will convert like this. अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर की जगह टी आ गया बेटा। न्यूमरेटर में 2z इंटू डी जेड, 2z इंटू डी जेड क्या है बेटा? 2z इंटू डी जेड है dt, यहाँ पर लिख दो dt। हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। अब इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -1/2 dt। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है? यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है, फिर आगे तो आपको पता है कि क्या करते हैं। मंदिरा बेटा, क्या आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है? आप बार बार इन और आउट हो रहे हो? सर नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, चलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसको चाहिए होगी बताना, विल ट्राई टू प्रोवाइड। चलो, x टू द पावर n, x टू द पावर n का मतलब क्या था? फॉर्मूला क्या था बेटा? t टू द पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 और लगा देंगे प्लस का c। ठीक है बेटा। अब 1 में से हाफ माइनस करोगे, हाफ ही बचेगा, तो नीचे जो हाफ आएगा 1/2 वो ऊपर आकर के क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। 2 इंटू टी की पावर 1/2 + c एंड फाइनली यू विल गेट, आपको क्या मिलेगा बेटा? आंसर मिलेगा टी की वैल्यू पुट करने के बाद। तो टी की वैल्यू कितना है? 1 + z² और 1/2 है, इसका मतलब √ +c। अब बताओ बेटा, सबका आंसर, जिसका आंसर ये नहीं आया था उसको कहाँ क्या दिक्कत हुई, और जिसका आ गया था वेरी गुड, क्लैपिंग कर नहीं सकते। हाँ बेटा बताओ, किसी को कोई समस्या, किसी ने सॉल्व किया था, कोई स्टेप मिस हुआ था या किसी स्टेप में उसको प्रॉब्लम हो रही है, बोल सकता है बेटा। नहीं? अगले क्वेश्चन पे आए। सर 2z को dz से क्यों मल्टीप्लाई किया? ओके, आप डिफरेंशिएशन जानते हो बेटा? डिफरेंशिएशन यस सर। हमें यहाँ पर dz था, है ना, z के रिस्पेक्ट में था, और जब हम इसको t पुट करेंगे तो हमें t के रिस्पेक्ट में लाना है, तो हमने इसको किया डिफरेंशिएट। ठीक है बेटा, इसको किया डिफरेंशिएट। आप ऐसे समझ लो, कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो इक्वेशन को। एक्सपेक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं। 1 का किया 0 हो गया, z का किया 2z आया, उसके बाद dz/dt मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 1 हो गया। या फिर इसको आप अपने दिमाग में ऐसे ही बना लो ना कि भाई 1 का हो गया 0, z का हो गया 2z। अब जिसका डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि आपको पता ही नहीं किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो साथ में dz मल्टीप्लाई कर दो। फिर t का किया 1 आ गया, साथ में dt मल्टीप्लाई कर दी। स्टेप बाय स्टेप, मतलब टर्म बाय टर्म, इस तरह से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो वो बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन वहां पर dz आया हुआ है। सर हाँ बेटा, सर अगर सही इस इक्वेशन में से दोनों अंडर रूट में हो वैल्यू, तो हमें टी क्या लेना है? अगर दोनों अंडर रूट में हो मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों, यस सर। तो बेटा आप t को कुछ एज्यूम कर सकते हैं और वो सॉल्व हो भी सकता है, और नहीं होगा तो आगे स्टैंडर्ड मेथड्स आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले आते हैं। हमेशा हम इसको टी ही नहीं मानते हैं। मैंने केवल एक ही तरीका बताया आपको। हम कभी कभी इसमें टी मानते हैं, कभी कुछ ट्रायंगुलर वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा भी एज्यूम करते हैं, बट उतना डिटेल में हमें इंटीग्रेशन मिलेगा नहीं अभी, ठीक है ना। ये जितने मतलब आपको तरीके बता रहा हूँ, एक तो अंडर रूट वाले आपको फिजिक्स में मिलेंगे, बाकी एक तो और मैं करूंगा वो मिलेंगे। बाकी अगर ऊपर भी अंडर रूट है, नीचे भी अंडर रूट है, और अगर आपने कुछ सब्सिट्यूट, मान लो यही आपने सब्सिट्यूट कर दिया, तो 2z dz है यहाँ पर, और वहां पर अंडर रूट z है, तो अंडर रूट z की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप यहाँ पर क्या लिखोगे? इस मेथड से नहीं हो पाएगा बेटा, फिर कुछ और पुट करना पड़ेगा, साइन थीटा या कॉस थीटा के टर्म में पुट करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। ठीक है, ये जो मेथड हमने आपको बताया, दिस इज अ सिंगल मेथड, एक छोटा सा मेथड है। ऐसे ही बहुत सारे मेथड होते हैं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बट फिजिक्स में जितना आता है मैं केवल उतना ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर ऊपर भी अंडर रूट है, नीचे भी अंडर रूट है, देन सॉल्व करने का तरीका आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे हायर क्लासेस में, मतलब अपनी ही क्लास में जब आपको पढ़ाया जाएगा, जब आप +2 में आओगे। ठीक है बेटा। यस बाकी अगर पर्सनली अगर आपको कभी ऐसा कोई डाउट आता है तो आप पर्सनली व्हाट्सएप कर दो, क्योंकि
इसकी रिक्वायरमेंट फिजिक्स को नहीं है जो आपने पूछा अभी। पर्सनली व्हाट्सएप कर दोगे तो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना होता है। अच्छा बेटा चलो ये हो गया, हमने 2 क्वेश्चन किए। अब एक कल का डाउट था किसी का, तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसी डाउट से रिलेटेड है। नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट sin 4x plus 3 dx। मैंने इसका सीधे फॉर्मूला आपको बताया था। आपको यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाना है और चेक करना है कि जो फॉर्मूला मैंने बताया था क्या वो सही है। Sir, could you send me yesterday's class recording as I was not able to attend yesterday? हाँ बेटा कुछ फॉर्मूले बताए थे मैंने, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं शेयर कर दूंगा। एक्चुअली ऐसे व्हाट्सएप पे शेयर नहीं हो सकता है, मुझे पहले उसको यूट्यूब पे अपलोड करना पड़ेगा और फिर उसका लिंक मैं दूंगा आपको, ठीक है? बिकॉज व्हाट्सएप पे 100 MB से ज्यादा बड़ी फाइल को शेयर नहीं किया जा सकता है। Okay, sir. ओके चलो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से लगा करके बताओ। If you are going to use the method of substitution here, then what you will get the answer? Answer क्या मिलेगा आपको? मैं करके बताऊं? देखो तो ये क्या है बेटा, x है और इसके अंदर पूरा का पूरा एक फंक्शन है। आप क्या करो, इस पूरे को t मान लो। 4x plus 3 को मान लिया आपने t, तो ये हो गया बेटा 4 into dx is equals to dt, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो dx की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, dt अपॉन 4। चलो उसको वहां पुट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ sin t और dx की जगह क्या लिख दिया, dt अपॉन 4। देखो बेटा अपने आप 1/4 आगे आ गया ना, इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt। अब sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, माइनस का 1/4 cos t प्लस c। अब t किसको पुट किया आपने, जिसको पुट किया है रख दो, आपने पुट किया है 4x plus 3। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यही आता था बेटा। ये जिसकी समस्या थी वो आज क्लास में है, समझ आया 4 से डिवाइड क्यों करते हैं? यस सर। यस बेटा, इसलिए कभी भी अगर इस तरह का मिलेगा तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से हमें समझ में आता है। बोलो इतना समझ में आ गया? अब तक जितनी बात बताई उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक बहुत ही लेंथी टॉपिक है बेटा, इसमें बहुत सारे वेराइटीज के क्वेश्चन होते हैं, बट हम उन सारी वेराइटीज की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? हम उन सारी वेराइटीज की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम केवल उतनी ही बातें कर रहे हैं जितने की हमें जरूरत है, ठीक है सर चलिए अब इसके बाद की बात हम करते हैं, इसके आगे की बात करते हैं। ये तो बातें हो गई इनडेफिनिट की जिसमें प्लस सी आ रहा है। सर 4x Now- plus 3 को ही t क्यों लिया? हाँ बेटा, सर 4x plus 3 को ही t क्यों लिया? क्योंकि साइन के अंदर जो फंक्शन होता है, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, साइन एक्स पढ़ा है, मतलब साइन के अंदर कोई एक सिंगल वेरिएबल आपने पढ़ा है फॉर्मूले में। तो अब उस एक्स की जगह अगर यहाँ पर कुछ भी आ गया तो उसको मैंने टी मान लिया। एक्स की जगह यहाँ पर मान लो 4x आता तो भी मैं टी मान, एक्स की जगह 4x plus 3 आ गया तो भी मैंने टी मान लिया, एक्स की जगह कुछ और आता तो भी मैं टी मानता, अगर वो हमारे लिए कन्वीनियंट होता, सॉल्व करने के लिए कन्वीनियंट होता। सर जैसे आपने अभी लिखाया था कि इंटीग्रेशन ऑफ f dash x into fx into dx। हाँ वो एक टाइप था, वो एक टाइप था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मैंने क्या बोला, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कई सारे टाइप्स होते हैं, है ना? सर हाँ सर इस क्वेश्चन में फिर f dash x और fx क्या हाँ। हुआ? बेटा इस क्वेश्चन में जो हमारा fx हुआ वो हो गया 4x plus 3 और उसका डिफरेंशिएशन कितना आया 4, तो हमने 1/4 को बाहर ले लिया। सर f dash x sin क्यों है? नहीं हमें क्या, हमें साइन का फॉर्मूला पता है। देखो यहाँ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जो चीज हमें पता है ना उसके फॉर्म में लाना होता है क्वेश्चन, ठीक है ना? उसके फॉर्म में क्वेश्चन को लाना होता है। तो हमें यहाँ पर जो 4x plus 3 था, साइन 4x plus 3 था, 4x plus 3 को फॉर्मूला पढ़ा है। सर ऑडियो लैग हो रहा है थोड़ा, ऑडियो वीडियो लैग।
सर वीडियो पॉज हो गई है। बेटा मेरी आवाज आ रही? हाँ जी सर। पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो तो हम लोग इसकी बातें कर रहे थे। हाँ, जैसे हमें दिया गया क्या, साइन एक्स dx, तो x के साथ क्या है बेटा, x के साथ हमारा dx मल्टीप्लाई है, मतलब उस फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है उसी का d वहां पर प्रेजेंट है ना, यही बात हो रही। जो फंक्शन वहां पर प्रेजेंट है उसी का d वहां पर मौजूद है, ठीक। अब अगर मान लो x की जगह वहां कुछ और आ गया, x की जगह वहां 4x + t आ गया, ठीक है, या 4x + 3 आ गया, तो अब यहाँ पर d ऑफ 4x + 3 तो लिखा नहीं, यहाँ पर केवल क्या लिखा है, dx। तो हमें क्या करना है, अंदर भी सिंगल ले आना है और यहाँ भी, जो जैसे dt यहाँ है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, sin t होना चाहिए। तो इसलिए 4x + 3 को हमने पुट किया t, जिससे कि वो इंटीग्रेटेबल फॉर्म में आ जाए, इंटीग्रेट करने की फॉर्म में आ जाए वो आसानी से, ठीक है बेटा। सर f dash x मतलब डिफरेंशिएशन हुआ ना सर? हाँ, f' का मतलब डिफरेंशिएशन हुआ। तो सर इसमें पता कैसे चला कि कौन सी डिफरेंशिएट हुई? जैसे हमने 4x + 3 fx लिया ना सर, हाँ, तो साइन ही क्यों डिफरेंशिएशन में लिया हमने, मतलब f dash x में? साइन ही क्यों लिया डिफरेंशिएशन में, मतलब सर साइन को हम t क्यों नहीं कंसिडर कर सकते, मतलब वैसा? अच्छा, पूरे पूरे साइन t को आप कंसीडर करना चाहते हो, t, राइट। अब ये पूछ रहे हो कि साइन ऑफ 4x + 3 को हमने t क्यों नहीं पुट किया, यस सर। है ना? ठीक, देखो बेटा क्या है यहाँ पर ना, मान लो अगर हमने यहाँ पर, हमें दिया था साइन, हमें दिया हुआ था साइन 4x + 3, अगर मैंने इसको t मान लिया बेटा, तो ये जो फंक्शन है ये हटने वाला नहीं है, ये क्या हो जाएगा, cos 4x + 3 × 4 हो जाएगा, डिफरेंशिएट करके dx = dt आ जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ dx। अब मान लीजिए हमारे पास था sin 4x + 3, ठीक है ना। अब आपने इसको लिख दिया क्या, इसको पूरे को आपने रिप्लेस कर दिया t से, ठीक है ना, आपने इसको t लिख दिया, तो जो यहाँ पर dx था बेटा उसको t के टर्म में ले आओगे तो dt/4 cos 4x + 3। अगेन प्रॉब्लम विल बी सेम, ठीक है ना। या अगर मान लो प्रॉब्लम सेम नहीं है और आपने कुछ अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स को पढ़ रखा है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है आपको मैथमेटिक्स का, इन दैट केस चलो मैं इसको तरह से मानूंगा जो हमारे लिए कन्वीनियंट हो, तो वो मेरे लिए कन्वीनियंट था 4x + 3 को t मानना। अब आप करें तो क्यों नहीं मान सकते, तो बिल्कुल मैथमेटिक्स आपको सजेस्ट करता है कि आप मान सकते हो भाई, यू आर फ्री टू चूज एनीथिंग एज एनी वेरिएबल। आपने ये कर लिया, अब क्या हुआ, इसको मैंने t से रिप्लेस कर दिया, ठीक है बेटा। अब ये हो गया t dt/4 cos 4x + 3। अब इस cos को भी तो t के टर्म में लाना पड़ेगा, आपके पास मैथमेटिक्स अच्छी है, आपने पढ़ा है कि cos x की वैल्यू होती है √1 - sin² x, पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या? अरे cos² x + sin² x को आप 1 मानते हो ना, 1 होता है, उसको उस तरफ ले जाओ इस तरह से। अब यहाँ पर अगर हम उसको इस टर्म में लिख देते हैं बेटा, तब भी आपको ये क्या मिलेगा, t/4 √1 माइनस क्या लिखोगे, t², फिर आएगा dt। अब देखो बेटा क्या हुआ, अब ये इंटीग्रेटेबल फॉर्म में आया, हाँ आया, बिल्कुल आपको दिख रहा है। अब लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, आपको फिर से इसको u मानना पड़ेगा, तो आपको 2 बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, जो मैंने कहा शायद आपको समझ में आया हो, यस सर। है ना।
तो अगर मैंने पूरे sin 4x + 3 को t मान लिया तो कुछ होता नहीं, ऐसा नहीं कि होगा नहीं, सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व होगा, बट यू हैव टू अप्लाई अगेन एंड अगेन द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हम अपनी मुश्किलों को बढ़ाने के लिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हम अपने आप को कन्वीनियंट करने के लिए इसे पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन को। इसलिए हमेशा यही आपको मतलब ये प्रैक्टिस से आता है, मैथमेटिक्स वालों की प्रैक्टिस अच्छे से होगी। बाकी जो फिजिक्स वाले हैं उनको डरने की जरूरत नहीं हो रही बेटा, उनको जितने टाइप मैं यहाँ पर बता दूंगा ना, पूरी फिजिक्स में +1 से +2 तक उतने ही टाइप मिलेंगे, एक आध दो एक्सेप्शनल मिल सकते हैं, तो वो जब तक आएंगे तब तक आपका दिमाग ओपन हो चुका होगा, आप समझ जाओगे क्या करना होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे sin 4x + 3 को t पुट नहीं किया है, बिकॉज इन दैट केस वी हैव टू अप्लाई द सब्स्टिट्यूशन 2 टाइम्स। और हाँ, मैं पूरा कंप्लीट भी कर देता हूँ, नहीं आपके दिमाग में कहीं ऐसा कंफ्यूजन आ जाए कि सर आंसर अलग आ गया, तो चलो भाई आंसर अलग नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, देखो इसको u पुट कर दिया आपने, अब ये मिलेगा -2t dt = du, ठीक है ना। तो अब dt की वैल्यू आपको जो t dt की वैल्यू है du/2 मिल जाएगी, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा -1/8 इंटीग्रेशन ऑफ du/√u। थोड़ा डायरेक्ट कर दिया मैंने, समझने वालों को समझ में आया क्या, या बेटा अगर किसी को नहीं आया हो तो बताओ। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट इन द सेंस मैंने क्या किया, मतलब हमारा जो क्वेश्चन था उसमें मैंने पहले स्टेप में पूरे के पूरे साइन को t मान लिया था ना, sin 4x + 3 को t मान लिया, तो हमें कुछ ऐसा फंक्शन मिल गया इस तरह से। तो cos x ऐसा होता तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, लेकिन अब इस पूरे के पूरे फंक्शन को हमने फिर से u माना, तो 1 - 2t² का हो गया -2t dt = du, तो ये कुछ इस फॉर्म में आ गया। तो -1/8 और ये आ गया बेटा u की पावर -1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, मतलब कितना आ गया बेटा -2/4 और √u। अब √u आ गया बेटा, √u का मतलब √1 - t² आ गया बेटा। √1 - t² क्या था बेटा, √1 - t² था cos x, लिख दो cos x, बोलो वही मिला कि नहीं 2/8, बोलो वही मिला कि नहीं। यस सर। तो आंसर नहीं बदलेगा, फाइनल आंसर नहीं बदलेगा, आपके स्टेप्स बढ़ जाएंगे। दैट्स व्हाई ये थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करोगे तो समझ में आएगा कि हम 4x + 3 को t मान रहे हैं या फिर पूरे को मान रहे हैं। पूरे को मानने से भी आएगा पर थोड़ा सा लेंथी होगा। होप दैट आपका डाउट क्लियर हो। यस सर, थैंक यू। तो ये बात हमेशा याद रखना बेटा, ये जो चीज है ना ये प्रैक्टिस से आती है, थोड़ा थोड़ा जब आप अलग अलग तरह के क्वेश्चन, अभी तो मैं आपको पूरे इंटीग्रेशन का मुश्किल से 5% भी नहीं बताया मैंने आपको, है ना। तो पूरे इंटीग्रेशन को जब आप डिटेल में पढ़ोगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, तब आप समझ जाओगे कि यार ये सब चीजें तो ऐसी हैं, हमें तो ऐसे ही करना होता है, हम किसी को भी की मान सकते हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमारे लिए आसान होगा। तो उसके लिए बेटा प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते करते आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ठीक है इसको ऐसे कर लेते, इसको ऐसे कर लेते। बट आपको अभी केवल इतना सीखना है जो आपको फिजिक्स में यूज करना है, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ आपसे, ठीक। चलिए इसकी बातें हो गई बेटा इनडेफिनिट की, आप थोड़ी सी डेफिनिट की बातें कर लेते हैं, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं जिससे कि हमें फिजिक्स की क्वेश्चन लेने में आसानी हो जाए। डेफिनिट इंटीग्रल के बारे में मैंने आपको बताया था पिछली ही क्लास में कि एक ऐसा इंटीग्रेशन जिसमें एक लिमिट फिक्स होती है, एग्जांपल भी देकर के मैंने आपको समझाया। जैसे ये इसमें मैंने लिमिट लगा दिया कि a से लेकर b के बीच में ही इंटीग्रेट करना है और कहीं इंटीग्रेट नहीं करना है। तो आप इसका मान लो इंटीग्रेशन कैपिटल F हो गया, तो आप इसको लिखोगे कैपिटल F(x) और लिमिट लगी हुई है a से b। और इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल भी मैंने आपको समझाया था कि जैसे मान लो ये बोर्ड का ही एग्जांपल लेकर मैंने आपको बताया था कि मान लो ये बोर्ड है आपके पास, इस बोर्ड का मास आपको निकालना है और आपको मास पर यूनिट एरिया पता है, तो आप क्या करोगे, आप एक छोटा सा स्ट्रिप, अब इतने बड़े बोर्ड में स्ट्रिप नहीं बना रहा हूँ, मान लो ये हमारा बोर्ड है ना, मान लो ये हमारा बोर्ड है। अब इसमें हमें पता है कि यूनिट एरिया का मास कितना है और आपसे पूछा गया पूरे का मास बताओ, तो आप क्या करोगे, एक छोटा सा एरिया ले लोगे, छोटा सा, बहुत छोटा सा, ये छोटा सा एरिया, और इसको मान लिया क्या डी। और हमने ये मान लिया कि हमारी जो बोर्ड है वो ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप से मिलकर बना हुआ है। एक का एरिया पता चल गया, अगर सबके एरिया को ऐड कर दिया जाए तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कॉस एडिशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी, यहाँ पर कुछ एक फंक्शन आप बनाओगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके, इस तरह से कुछ एक फंक्शन आप बनाओगे, ठीक है ना। लेकिन बेटा वो सब अभी हम करेंगे, अभी हम सीखेंगे, मैं अभी आपको यहाँ पर ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये लिमिट का मतलब क्या है। अगर ये इंडेफिनिट होता, यहाँ पर हमने लिमिट नहीं लगाई होती ना,
हमें नहीं पता चलता कि ये डीए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और खत्म कहाँ से हो रहा है। लेकिन इसमें मान लो हमने आपको बोर्ड दे दिया, तो आपको पता है कि बोर्ड की लेंथ यहाँ से शुरू हो रही है 0 से और यहाँ तक है, तो आप बोलोगे बस 0 से L के बीच में जितना डीए है ना सबको ऐड कर दो, इस बोर्ड का मास मिलता है। तो दैट इज कॉल्ड द डेफिनेट, जिसमें हमें पता होता है कि हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। इज दैट क्लियर? समझ आया बेटा? तो डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब हो गया आपको पता होगा कि आपको कहां से कहां तक उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, गेट इट? यस सर। चलो Yes, अब हम आगे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन एक इस पर लेते हैं, डेफिनेट का क्वेश्चन, और फिर आपको हम यहाँ पर समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये इसका मतलब क्या है, एफ बी माइनस एफ। इसको आपको हमेशा ऐसे याद रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है ना? चलो बेटा, हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, छोटा सा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिससे कि सबसे पहले तो इसका मतलब तो समझ में आ जाए, फिर बड़े वाले को बड़े के जैसे कर लेंगे। ठीक है ना? मान लो मैंने आपको बोला फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ cos of x dot dx from minus pi by 2 to pi by 2। अब cos x को आपको इंटीग्रेट करना है बेटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। ठीक है, तो इसमें कोई स्टेप बदलता नहीं। सबसे पहले आप cos x को इंटीग्रेट करके लिख लो, जो भी आ जाए, लिमिट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पहले इंटीग्रेट करो। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है बेटा, फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने? cos x का sin x होता है ना, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin x। हो गया भाई इंटीग्रेशन खत्म। अब देखो इसमें मैंने प्लस सी की बात नहीं की, लेकिन मैं आपको समझा ही देता हूँ, चलो प्लस सी की बात क्यों नहीं की। चलो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लस सी, आपने यही पढ़ा cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस सी, लिख दिया। अब लिमिट लगी है बेटा, क्या लगी है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब उसके बाद कैसे सॉल्व करना है वो लिखा है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। मतलब सबसे पहले ये जो फंक्शन आपको मिला इसके अंदर, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन मिला, उसमें x की जगह पाई बाई 2 लिखो, लिख दिया भाई पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 प्लस सी, ये हो गया अपर लिमिट। अब माइनस करो, अब लोअर लिमिट, लोअर क्या है बेटा, माइनस पाई बाई 2, फिर लिखो साइन माइनस पाई बाई 2 प्लस सी। चलो भाई सॉल्व करो, साइन पाई बाई 2 प्लस सी। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इन माय फर्स्ट क्लास मैंने आपको बताया साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया साइन पाई बाई 2, लेकिन माइनस सी आ गया, देखो सी कैंसिल हो गया, इसीलिए इसमें हम लोग जो है सी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती हमें यहाँ पर। ठीक है बेटा, कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो कांस्टेंट माइनस हो जाता है, गायब हो जाता है। क्लियर? यस आगे सर। समझ? ओके फाइन। तो ये तो बेसिकली हमने आपको समझाया कि ये जो ऊपर लिखा है इसका मतलब क्या है। मतलब अगर आप cos x को ना, cos x का एक ग्राफ बनता है बेटा। अब ये भी मैंने जब ग्राफ बताया था उस टाइम में बताया था, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। मतलब थोड़ा सा समझ हमारी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि हमें समझ आए। थोड़ा आगे बनाऊंगा मैं इसको, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 भी तो इंक्लूडेड है ना। तो cos का जो ग्राफ था बेटा वो कुछ इस तरह से स्टार्ट होता था, यहाँ से, है ना, ऐसा बनता था cos का ग्राफ। ये जो पहली बार देख रहे हैं वो भी ध्यान रखें, cos का ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसे ये मतलब वेरिएबल जैसा बनता है। तो ये होता है बेटा 0, और ये होता है माइनस पाई बाई 2, और ये होता है पाई बाई 2। मेरी इस क्वेश्चन का मतलब क्या था, ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा, इसका मतलब ये था कि आप cos x को इंटीग्रेट करो। मतलब क्या किया आपने, ये cos के छोटे छोटे स्ट्रिप्स ले लिए, यही तो है हमारा dx, ये जो dx लिखा हुआ यही तो है हमारा dx। ये छोटे छोटे स्ट्रिप आपने ले लिए यहाँ पर, और इन सारे स्ट्रिप्स को यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी स्ट्रिप, सारे स्ट्रिप को जोड़कर कितना आएगा, तो आएगा। ये मतलब होता है बेटा इंटीग्रेशन का। cos के केस में मैं इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अलजेब्रा वगैरह के केस में ज्यादा आसानी से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बोलो इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आया ना? अगर आप cos x को इंटीग्रेट करोगे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, तो ओवरऑल जो वैल्यू आपको मिलेगी कितना मिलेगी बेटा, 2 मिलेगी। ठीक है,
कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं समझ आ रही बातें ना? सर आपने सर लास्ट में सर साइन 90 वाली ले रखी है। हाँ, sin 90 पाई/2 का मतलब क्या? यस पाई मतलब 180 डिग्री ना, पढ़े होगे? सर। बोलो बेटा, समझ आ गया ना? मतलब क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व करना और उसका मतलब भी क्या है, ग्राफिकली मैंने आपको समझाया। समझ आ गया होगा तो आपकी समझ को और थोड़ी सी इंप्रूव करूंगा मैं आगे, मतलब अगला क्वेश्चन देकर। हटाओ इसको। बेटा किसी को कोई दिक्कत हो बोल देना, ठीक है ना? कुछ ही लोग बोलते हैं, बाकी सब चुपचाप बैठे रहते हैं। चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा। बोल दो या मैसेज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मैसेज करोगे तो भी मैं मैसेज देख लेता हूँ। पता नहीं मैं देखता हूँ कि नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ बिल्कुल देख लेता हूँ जब भी आप भेजते हो। अभी कोई मैसेज नहीं आया। चलो अगला क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। पिछली क्लास में जाते जाते मैंने कहा था एक काम आपको करना है, पता नहीं आपने किया था कि नहीं किया था, तो इसलिए मैं उसी को करवा लेता हूँ आपसे फिर से। cos स्क्वायर x dx, इसको इंटीग्रेट करना है बेटा 0 से पाई के बीच। कितना आएगा? लक्ष्य यार, तुमको सब कुछ समझ में आ रहा है? उदय, ओजस, मान्यता। कुछ लोगों की ऐसा मुझे पता नहीं क्यों फील आ रहा है कि पहली क्लास है फिर भी वो शांत बैठे हुए हैं। बेटा बोलना सीखो, बोलना। जब तक आप अपनी समस्याओं को बताओगे नहीं, हमें तो यही लगेगा ना कि हाँ आगे आगे आगे। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, जरूर प्रॉब्लम्स आएंगी और आप मुझसे पूछोगे और मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है ना? छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूछना जरूर। साइन स्क्वायर पाई। ईशान बेटा क्या करते हो यार? आपको कल मैंने बताया था ना कैसे होता है इंटीग्रेशन। निमित आपने भी क्या किया, ये साइन 2x/4 + x/2। ओके, ये आंसर है। तो मैंने डेफिनेट क्यों दिया था? हाँ, फाइनल आंसर बताओ। ईशान बेटा देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इस तरह का फॉर्मूला यहाँ पर होता नहीं हमारे पास। किस तरह का? साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना, कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना। अगर फॉर्मूला होता तो मैं लिखवाता ना आपको। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। इसको करने के लिए हमने आपको तरीका भी बताया था। और हमारा तरीका जो था, वो तरीका क्या था? हमारा तरीका था कि पहले इसको इंटीग्रेट वाले फॉर्म, जिससे इसको उस फॉर्म में ले आओ जिससे आप इसको इंटीग्रेट तो कर पाओ कम से कम। तो इसके लिए मैंने बताया था जब भी साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, आपको cos 2x का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, है ना? cos 2x, cos 2x का फॉर्मूला क्या था? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी होता था, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x भी होता था बेटा। ये दोनों ही फॉर्मूले हुआ करते थे और आपको याद होगा ये, है ना?
तो हमें क्या करना है, कॉस को ले आना है। इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, इसका हमें पता है, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स को नहीं किया जा सकता। तो कॉस स्क्वायर एक्स को इसके फॉर्म में ले आओ, तो आप लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स, जो आएगा ये आएगा 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस कॉस 2x। मतलब आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन का एक्चुअल में मतलब क्या है, मतलब ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 1 प्लस कॉस 2x dx। दोनों बातें एक ही है बेटा, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है और जो आपको ऑब्टेन हो रहा है, दोनों बातें एक ही है। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन 1/2 1 प्लस कॉस 2x। मतलब इंटीग्रेशन नहीं हुआ, बस इसको अलग फॉर्म में लिया। इसका फॉर्मूला नहीं पता था, लेकिन इसमें हमें फॉर्मूला पता है। ठीक है, जो भी लिमिट है वो लगाते चलेंगे साथ ही साथ। 1/2 को ले लिया बाहर, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x और cos 2x का इंटीग्रेशन हो गया 1/2 sin x sin 2x। बोलो इसमें कोई दिक्कत कहीं पर, बोलो किसी को कोई दिक्कत कहीं पर भी, बताओ बेटा, पूछ लो। ऐसे थोड़ी नहीं होता है। और अगर आपको सब समझ में आ रहा है तो फिर समझ लेना, जब फिजिक्स पढ़ोगे आप नंबर आने चाहिए आपको। लास्ट स्टेप रिपीट करना सर, जो भी लिखा कौन सा वाला बेटा? सर, जो अभी अभी लिखा। हाँ ये वाला, देखो 1 का इंटीग्रेशन x होता है अच्छा, ओके ओके सर, ओके और cos का इंटीग्रेशन sin होता है और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। ओके सर। अब बेटा इस अभी हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ, निवेश आपने यहीं पर आंसर दे दिया, प्लस सी लगा दिया, ये तो डेफिनेट था बेटा 0 से पाई, है ना। नाउ पुट द वैल्यू एंड फाइंड आउट द आंसर। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। तो आप यहाँ पर अपर लिमिट पुट करो 1/2, अपर लिमिट है पाई, पाई प्लस 1/2 sin 2 पाई, ये हो गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट लगाओ, तो x हो गया 0 प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब ब्रैकेट में कर लेता हूँ इसको ऐसे, 0 प्लस 1/2 sin 0। अब बेटा sin 2 पाई और sin 0 क्या होता है, दोनों ही 0 होते हैं। ठीक है ना, दोनों ही 0 होते हैं। तो 1/2 और यहाँ मिला पाई प्लस 0 माइनस 0 माइनस 0, तो फाइनल आंसर विल बी पाई/2। बोलो बात समझ में आई क्या? बोलो भाइयों। Yes, sir. देखो हमारे साथ पढ़ते वक्त आपको कंटिन्यूअसली कम्युनिकेशन बना के रखना चाहिए, हमेशा पूछते रहना चाहिए। डांटने वाटने मुझे आता नहीं है, ठीक है ना, बस हाँ बदतमीजी मत करना। बाकी छोटी से बड़ी कुछ भी, कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हो, बोलते रहो, पूछते रहो। और अगर आ रहा है तो फिर नंबर भी अच्छे से आना चाहिए आपका। सर लास्ट वाला दोबारा एक्सप्लेन करना, अंडरस्टूड? ओके बेटा, कार्तिक ओके ठीक। सो एनीबॉडी वांट समथिंग टू आस्क? The last वाला एक बार। कौन सा, मतलब ये जो x प्लस 1/2 sin 2x आया है? Yes sir. ओके बेटा, 1 का इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है? आप पिछली क्लास में थे? No sir. ओके, पिछली क्लास में मैंने फॉर्मूला लिखवाया था बेटा। 1 का इंटीग्रेशन x होता है और cos का इंटीग्रेशन sin होता है। और जैसे डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा था ना कि जब डिफरेंशिएट करते हैं तो जो x का कोएफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं बेटा। ठीक है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन मैंने लिखा, 1 का इंटीग्रेशन लिखा x, ठीक है बेटा। cos का इंटीग्रेशन लिखा sin और इसका कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं। Yes sir. ओके बेटा, तो ये इतनी बातें थी। कल से हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन ले आएंगे, कल से हम फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे। और इससे पहले अगर किसी को जो जिन्होंने पहली क्लास नहीं अटेंड किया था, आई विल ट्राई टू सेंड यू द लिंक, आप उसको एक बार देख लेना, ठीक है ना। और कोई दिक्कत होगी तो अगली क्लास में पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस ओनली फिजिकल प्रॉब्लम्स, फिजिक्स के प्रॉब्लम जिसमें इंटीग्रेशन यूज होता है और आपको मजा आएगा। करेक्ट? सर हाँ बेटा। सर जो 0 से ऊपर वाली सब वैल्यू वो लिखी ना सबने इक्वेशन, सर ये जो पहली वाली इक्वेशन लिखी ना सबने हाफ के साथ, सर ये 0 कैसे होगी? ये सर इससे पहले वाली। ये यस सर। बेटा sin 2 पाई की वैल्यू 0 होती है,
साइन 2 पाई मतलब क्या हो गया, साइन 360 डिग्री। साइन 2 पाई का मतलब होता है साइन 360 डिग्री। अब साइन 360 डिग्री को क्या लिखोगे आप, 0 लिखोगे। यस सर। साइन का भी ग्राफ आपको याद होना चाहिए, ऐसा होता है एक्स दिखाई दे रहा है सर मुझे। क्या, सर 2x लग रहा था सर वो। अरे एक्स नहीं बेटा, पाई है वो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यस सर। ठीक, ओके बेटा, ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। मेरी अगली क्लास का टाइम हो गया है, कल हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सर। ओके बेटा, Thank you. थैंक यू बेटा। Thank you, sir.